संविधान तो था नहीं, संविधान तो निर्माण की प्रक्रिया थी, कौन से कानून से चलेगा। उसके पहले जो भारत चलता था, भारत का शासन प्रशासन चलता था, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अधीन भारत का शासन प्रशासन चलता था। किसने बनाया था ये? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बना था, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बना था। क्या स्वतंत्रता के बाद भी ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बनाए हुए कानून से भारत चलेगा? स्वतंत्र भारत नहीं। इसके लिए एक अलग कानून बनाया गया जिसको कहते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इसमें भी डॉक्टर आंबेडकर थे, इसमें भी डॉक्टर आंबेडकर थे। और इसके तहत 15 अगस्त 1947 के बाद इस कानून के तहत शासन प्रशासन चलता रहा 26 जनवरी 1950 तक। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक हमारे पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का शासन नहीं था, हमारे पर भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा हम लोग शासित होते थे। बाद में पार्टीशन हुआ, पार्टीशन के बाद पूर्व पंजाब और पश्चिम बंगाल में निर्वासित लोग आ गए। उनका संविधान में क्या स्थान होगा, उनके क्या अधिकार होंगे, उनको कौन सी आरक्षण की नीति, उनको कौन से विशेष अधिकार दिए जाएंगे, इसके बारे में जो समिति बनी थी उसमें भी डॉक्टर आंबेडकर थे। और एक और राजभाषा समिति, राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज, अंग्रेजी में इसको हिंदी यह ऑफिशियल लैंग्वेज है, यह राष्ट्र की भाषा नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज की समिति भी बनी थी। तो इन समितियों में विषय आपको सामने मैंने रखा, मैं दोहराऊंगा नहीं, इतने सारे महत्वपूर्ण विषयों पर जो समितियां बनाई गई थी उस समिति में डॉक्टर आंबेडकर थे। उस समितियों के माध्यम से उन्होंने योगदान दिया। मैं खेद प्रदर्शित करता हूं कि मेरे सारे प्रयासों के बाद भी इन समितियों के मिनट्स मुझे प्राप्त नहीं हो पाए। यदि प्राप्त होते कहीं से तो मैं जैसे संविधान सभा डिबेट्स का अनुवाद आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है, उसी प्रकार से इन डिबेट्स में कम से कम माननीय डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर जी का क्या योगदान रहा वह मैं आपके समक्ष रख सकता था। परंतु मैं खेद प्रदर्शित करता हूं, मैंने बहुत प्रयास किए, हमारे लोखंडे सर ने दिल्ली में भी प्रयास किए, रेवनदास जी लोखंडे वंदना संघ, परंतु हमें यह डिबेट्स कहने के बजाय यह मिनट्स, ये समितियों के मिनट्स प्राप्त नहीं हो सके। मैं आह्वान करता हूं कि जिनके भी पास सोर्स हो, यदि यह मिनट्स कहीं से उपलब्ध करवा सकते हैं तो जरूर करवाइए। दैट इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट टू नो द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर इन फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यदि जरूरत संभव हो तो जरूर। तो इन सारी समितियों के माध्यम से उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन सारी समितियों में परामर्शदाता समिति सबसे महत्वपूर्ण समिति थी और परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस समिति के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। इस समिति पर माननीय डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर सदस्य थे। इस समिति ने बहुत बड़ा कामकाज था, बहुत सारे विषय थे इनके पास, तो कुछ उप समितियां बनाई थी जिसमें 4-5 सदस्य रहते थे। उसमें से एक थी फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी जिसमें डॉक्टर आम्बेडकर थे। दूसरी थी माइनॉरिटी राइट्स इंक्लूडिंग शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, माइनॉरिटी राइट्स सब कमेटी, इसमें डॉक्टर आम्बेडकर थे। तो इस प्रकार से महत्वपूर्ण उप समितियों में भी डॉक्टर आम्बेडकर सदस्य थे। मैं फिर से दोहराऊंगा कि क्यों भाई, इसलिए कि ही प्रूव्ड हिमसेल्फ दैट ही इज कैपेबल। ऐसे ही नहीं मिलते, बाकी सारी जगह तो आप ऐसे भी जा सकते हो, परंतु यह समितियों में
सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में बनी समिति में उपसमितियों में भी डॉक्टर आम्बेडकर सदस्य थे। इस परामर्श समिति की स्थापना कैसे हुई इसके बारे में मैं बताऊंगा। इस समिति का प्रस्ताव जो रखा वह पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने रखा था। परामर्शदाता समिति स्थापना का प्रस्ताव किसने रखा? पंडित गोविंद वल्लभ पंत। शायद मेरी पीढ़ी के कुछ लोगों ने पंडित गोविंद वल्लभ पंत का नाम अवश्य सुना होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल के निधन के पश्चात पंडित गोविंद वल्लभ पंत भारत के गृह मंत्री बने थे। उत्तर प्रदेश के थे। उत्तर प्रदेश में दीर्घ काल तक मुख्यमंत्री भी पंडित गोविंद वल्लभ रहे। एक दबंग नेता के तौर पर थे, परंतु कभी कभी क्या होता है कि बड़े पेड़ के नीचे छोटे पेड़ कभी फलते फूलते नहीं है ज़्यादा, इसलिए जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या सरदार वल्लभ भाई पटेल जब तक थे तब तक गोविंद वल्लभ पंत का नाम बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा। तो इसीलिए इन पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने यह प्रस्ताव रखा था। और उन्होंने प्रस्ताव जब रखता है कोई भी सदस्य, संसद में हो या संविधान सभा में, तो प्रस्ताव के संबंध में भाषण भी करता है। तो भाषण में उन्होंने कहा कि कैबिनेट मिशन ने जो हमें सजेशन दिए थे उसको फॉलो करते हुए हम लोगों ने परामर्शदाता समिति के गठन का प्रस्ताव यहाँ पर लाया है। बैरिस्टर जयकर के संशोधन के प्रस्ताव में जो 16 दिसंबर 1946 को रखा गया था उसमें इस कैबिनेट मिशन का जिक्र है। वो कहते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो प्रस्ताव रखा वह प्रस्ताव रखने की अनुमति कानूनन कैबिनेट मिशन नहीं देती, इसीलिए यह प्रस्ताव नहीं रखना चाहिए। तो उसका भी जिक्र पंडित गोविंद वल्लभ पंत करते। और वहाँ कैबिनेट मिशन ने सूचित किया था कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए, लोगों के फंडामेंटल राइट्स निश्चित करने के लिए परामर्शदाता समिति बनानी चाहिए। इसीलिए गोविंद वल्लभ पंत वो रेफरेंस देते हैं, काय का कैबिनेट मिशन का रेफरेंस देते हैं और कहते हैं कि भाई उनको उनके अनुरोध के अनुसार, उनकी सूचना के अनुसार हम ये समिति स्थापित कर रहे हैं। उन्होंने उसमें कहा कि इसमें 68 मेंबर्स रहेंगे। कितने मेंबर्स रहेंगे? 68। संविधान सभा की संख्या को देखते हुए ये 20% से भी ज़्यादा है, तो 60। पर आरंभ में इसमें 52 सदस्य रहेंगे ऐसा उन्होंने निश्चित किया, और बाकी सदस्य जो हैं 15-16 सदस्य जो हैं वो बाद में इनमें जोड़े जाएंगे, लिए जाएंगे। इनका निर्वाचन होगा, ऐसे ही नहीं कि गोविंद वल्लभ पंत जी ने नाम दे दिया और हो गया। इनका निर्वाचन होगा, बाकायदा निर्वाचन होगा और अनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर होगा। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। मतलब जितनी आपकी जनसंख्या, किसी समुदाय की जितनी जनसंख्या है उस जनसंख्या का कुल जनसंख्या में जो अनुपात है उसके आधार पर उसको प्रतिनिधित्व मिलेगा। इसीलिए परामर्शदाता समिति में अलग अलग समुदायों को उनके जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व देने की बात कही गई थी, और इसी आधार पर अनुसूचित जाति को सात लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया। मतलब 52 में अनुसूचित जाति के 7 प्रतिनिधि लिए गए। क्यों 7? इसीलिए कि जैसे प्रस्ताव में कहा गया है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व, इसलिए हमें भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन देने का प्रयास किया गया। 52 में 7 थे। 7 कौन कौन थे जान लीजिए। सरदार पृथ्वी सिंह आजाद, श्री धर्म प्रकाश, श्री यज्ञ खांडेकर। यज्ञ खांडेकर नागपुर के थे और उस समय मध्य प्रांत बरार से वह संविधान सभा में प्रतिनिधित्व कर रहे थे। खुद को हरिजन कहते थे, गांधी के अनुयायी थे। उनके सुपुत्र शायद नागपुर में अभी तक है, एक बार उनका फोन आया था, उनके सुपुत्र नागपुर में है। एच.जे. खांडेकर ये नागपुर से थे। श्री जगजीवन राम
जगजीवन राम जी के संबंध में एक बात जरूर कहना चाहूँगा, मैं सारा आदर रखते हुए भी, संविधान सभा के सदस्य होते हुए भी संविधान सभा में उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। कभी उन्होंने वक्तव्य दिया है ऐसा डिबेट्स में कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। यहाँ चलते चलते मैं एक बात बताना चाहता हूँ। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय, पूना करार के समय, जब गांधी और आंबेडकर में वार्ता हो रही थी, 22 सितंबर 1932 को 20 सितंबर 1932 को उपोषण शुरू हुआ था, 24 सितंबर 1932 को उपोषण समाप्त हुआ। 22 सितंबर 1932 को डॉक्टर आंबेडकर को चर्चा के लिए गांधी द्वारा निमंत्रित किया गया। उसी समय तमिलनाडु, आज का तमिलनाडु, उस समय का मद्रास प्रांत, वहाँ से एक दलितों के बड़े नेता, जाने माने नेता माने जाते थे, राव बहादुर MC राजा, उनको भी गांधी ने चर्चा के लिए बुलाया था। डॉक्टर आंबेडकर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, सुन लीजिए, आज भी वही परंपरा चालू है जो कांग्रेस ने प्रस्तापित की, बीजेपी आज उसी का अनुकरण करे। कांग्रेस कहती है कि भाई अपने भक्त, अपनी फिलॉसफी मानने वाले तथाकथित नेता कांग्रेस निर्माण करती है और पद दलितों पर थोपती है। ऐसा ही निर्मित नेतृत्व MC राजा है, कांग्रेस द्वारा निर्मित है। नेताओं के कौन से गुण उनमें हैं मैं नहीं जानता, ऐसा डॉक्टर आंबेडकर ने नहीं कहा, ऐसा मैं कहता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं राजा से मेरा कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, परंतु यह कांग्रेस द्वारा निर्मित नेतृत्व है, यह तथाकथित नेतृत्व है जो पद दलितों पर आरोपित किया जाता है। यदि राजा आते हैं तो आए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। गांधी जी बात करना चाहते तो करे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, परंतु मैं जो बात करूंगा उससे मेरे राजा का कोई संबंध नहीं होगा। मैं अपने ओर से बात करूंगा और मेरी सीधी बात गांधी से होगी, मेरे बीच में कोई नहीं आएगा। ऐसे लोगों को मैं रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहता। गांधी बात करे, मुझे मेरा राजा जी के साथ व्यक्तिगत कोई मेरे उनके संबंध में मेरे दिल में कोई दुर्भावना नहीं है व्यक्तिगत, परंतु यह मैं आरोपित ऐसा ही नेतृत्व जगजीवन राम जी का था, ऐसा ही नेतृत्व जगजीवन राम जी का था। जब तक कांग्रेस सत्ता में रही, जगजीवन राम जी ने सत्ता भोगी। जब तक कांग्रेस सत्ता में रही, उनकी अगली पीढ़ी ने भी सत्ता भोगी, परंतु समाज के लिए क्या किया मालूम नहीं। समाज के लिए क्या किया मालूम नहीं। PR ठाकुर एक सदस्य थे, डॉक्टर BR आंबेडकर एक सदस्य थे और VI मुनिस्वामी पिल्ले, इतने 7 लोग इस समिति में, परामर्शदाता समिति में थे। परामर्शदाता समिति को जिन विषयों पर चर्चा करने के लिए कहा गया था वो विषय इस प्रकार है: नागरिकों के अधिकार, राइट्स, सिटीजन्स राइट्स, अल्पसंख्यकों के अधिकार, आरक्षण एवं संरक्षण, अनुसूचित जाति जनजातियों के अधिकार, संघीय संविधान सभा के अधिकार, संघीय संविधान सभा के अधिकार, संविधान सभा ने संघीय कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हो इसके संबंध में चलता। और एक सूचना की गई कि यह सब निश्चित करते हुए, इन सब बातों पर चर्चा करते हुए आपको सारी चर्चा एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के रिजोल्यूशन के फ्रेम में करनी है। आपकी चर्चा का आधार क्या होगा? रिजोल्यूशन ऑफ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। उस रिजोल्यूशन ऑफ एम्स एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिजोल्यूशन स्वीकृत हुआ 24 जनवरी 1947 को, उसी फ्रेम के अंतर्गत। और फिर प्रस्तावक गोविंद वल्लभ पंत कहते हैं कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के रिजोल्यूशन में हमने पढ़ा उसको, देखा उसको, सुना उसको, उस पर बात भी की अपने व्याख्यान में। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या था? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा हुआ और संविधान सभा द्वारा स्वीकृत
रिजोल्यूशन ऑफ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, उसके फ्रेम में परामर्शदाता समिति को अपना कामकाज करना है, चर्चा करनी है और सिफारिशें प्रस्तुत करनी है। प्रस्तावक पंडित गोविंद वल्लभ पंत कहते हैं कि रिजोल्यूशन ऑफ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में अल्पसंख्यकों के अधिकारों को दिया गया है, अनुसूचित जाति जनजाति के अधिकारों को भी दिया गया है, और इसका अर्थ यह है कि परामर्शदाता समिति में भी उन अधिकारों को स्वीकृत किया जाएगा, उसके आधार पर सिफारिशें स्वीकृत की जाएगी। और इसीलिए प्रस्तावक परामर्शदाता समिति से अनुरोध करते हैं कि अल्पसंख्यकों को अधिकतम संतुष्टि मिले, इस प्रकार से उनके संबंध में चर्चा की जाए, उनके अधिकारों की बात की जाए, अधिकारों के रक्षा की भी बात करनी चाहिए। जब संविधान सभा में परामर्शदाता समिति के प्रस्ताव पर चर्चा हुई, तब उस समय के मद्रास प्रोविंस के एक सदस्य एस नागप्पा, इन्होंने चर्चा में अपना योगदान दिया। एस नागप्पा भी कांग्रेस के थे, एस नागप्पा भी कांग्रेस के थे, परंतु संविधान सभा में एस नागप्पा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बहुत करीब रहे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और एस नागप्पा ने मिलकर कुछ अच्छे प्रस्ताव संविधान सभा में रखने का प्रयास किया। उनमें से एक था सेपरेट इलेक्टोरेट्स का प्रस्ताव, जो पारित नहीं हुआ, परंतु नागप्पा के माध्यम से माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने सेपरेट इलेक्टोरेट्स के संबंध में परामर्शदाता समिति में भी और संविधान सभा में भी वह बात रखने का प्रयास किया। उन्होंने हस्तक्षेप चर्चा में करते हुए कहा कि परामर्शदाता समिति में पददलितों को जो प्रतिनिधित्व दिया गया है वह पर्याप्त नहीं है। हम शुरू से हम सबसे दबे कुचले लोग हैं, हम सबसे पीड़ित हैं, हमें अधिक प्रतिनिधित्व चाहिए। माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साइमन कमीशन में भारत प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर गोलमेज परिषद में भारत प्रतिनिधित्व बात करते हैं। वही बात एस नागप्पा संविधान सभा में परामर्शदाता समिति की चर्चा में करते हैं कि हमें अधिक प्रतिनिधित्व चाहिए। हम लड़ाकू कौम हैं, हमें जो अधिकार मिले हैं वो हमने लड़ कर लिए हैं, किसी की मेहरबानी से नहीं, अभी भी लड़ेंगे, परंतु हम अल्पसंख्यक हैं, हम समाज में सबसे पिछड़े हुए हैं, इसीलिए अधिक प्रतिनिधित्व की मांग करते हैं। नहीं दिया आपने, आपकी मर्जी, नहीं दिया आपने, आपकी मर्जी। इसीलिए मैं अन्य सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि हमारी मांगों की ओर, हमारे अधिकारों की ओर सकारात्मक रूप से देखने का प्रयास कीजिए, और जो अधिकार हमें मिलने चाहिए वह अधिकार हमें मिले, इसके लिए प्रयास कीजिए। ऐसा न हो कि 52 में हम 7 लोग हैं, हमारी आवाज़ दबा दी जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं बाकी लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप हमारी बात को ध्यान से सुनिए, और हमें जो अधिकार प्राप्त होना लाजिमी है वह अधिकार हमें मिले, इसके लिए आप विचार विमर्श कीजिए। प्रस्तावक पंडित गोविंद वल्लभ पंत जब चर्चा का जवाब देने के लिए खड़े हुए, तब नागप्पा की बात को उन्होंने ध्यान से सुना था, इसलिए उस बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहते हैं, मैं स्वीकार करता हूं कि शायद जिसको जितना प्रतिनिधित्व अपेक्षित था उतना इस परामर्शदाता समिति में नहीं दिया गया होगा, हो सकता है कम ज़्यादा हो सकता है, परंतु आगे वह कहते हैं 1-2 सदस्य कम ज़्यादा होने से क्या फ़र्क पड़ता है, 1-2 सदस्य कम ज़्यादा होने से बहुत अधिक फर्क नहीं पड़ता। ऐसा कहते हुए वो जो वाक्य कहते हैं वह सबसे महत्व का है, जो मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। क्योंकि 1-2 सदस्य कम होने से क्या होता है, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर जैसा एक ही योग्य सदस्य इतना कर सकता है जितना आधा डजन या उससे ज़्यादा सदस्य नहीं कर सकते। चिंता क्यों करते हो?
आपकी ओर से डॉक्टर आम्बेडकर है, और 6 नहीं कि कई लोगों पर भारी है। इतनी योग्यता है उनमें। कौन कहते हैं? पंडित गोविंद वल्लभ पंत। क्या कहते हैं? इतना योग्य आदमी है कि बाकी 6-7 लोगों को यहाँ रखने से भी जितना आपको प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा उतना एक आदमी प्रतिनिधित्व करता है। डॉक्टर आम्बेडकर जैसे योग्य एक ही सदस्य उतना कर सकते हैं जितने आधा दर्जन या इससे भी अधिक मिलकर नहीं कर सकते। बड़ी संख्या होने से क्या होता है? बड़ी संख्या होने से क्या होता है? काबिलियत चाहिए, काबिलियत चाहिए। काबिलियत न हो तो बड़ी संख्या होकर भी वो आपको नहीं मिलेगा जो आप चाहते हो। डॉक्टर आम्बेडकर जैसा चरित्रवान व्यक्ति स्वयं औरों के लिए प्रेरणा स्रोत है, स्वयं औरों के लिए प्रेरणा स्रोत है। अन्य सदस्य उनसे प्रेरणा लेंगे, आपकी बात रखी जाएगी। नागप्पा जी आप निश्चिंत रहिए, आप चिंता करने की जरूरत नहीं। कितने दिन हो गए इसको? हाँ, 17 दिसंबर 1946 से लेकर तो अब तक दिन गिनते रहिए कितने दिन हो गए। और इतने दिनों में डॉक्टर BR आम्बेडकर ने अपने आप को इस ढंग से प्रस्थापित किया कि उनकी योग्यता का लोहा पंडित गोविंद वल्लभ पंत जैसे व्यक्ति को भी मानना पड़ा। अब थोड़ा सा एक झलकी देखेंगे कि समितियों में तो योगदान की ज़्यादा चर्चा मैं कर नहीं सकता क्योंकि मेरे पास ज़्यादा जानकारी है नहीं, परंतु जब परामर्शदाता समिति की रिपोर्ट जब संविधान सभा में रखी गई तो एक अनुच्छेद पर जब चर्चा हो रही थी तब डॉक्टर आम्बेडकर ने जो हस्तक्षेप किया उसकी मैं झलक आपको बताना चाहूँगा। परामर्शदाता समिति ने एक प्रकार से अपनी रिपोर्ट अनुच्छेद के माध्यम से दी और अनुच्छेद वाइज परामर्शदाता समिति की रिपोर्ट पर चर्चा हुई, आर्टिकल वाइज चर्चा हुई। एक आर्टिकल था 11 प्रस्ताव रखा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष थे। उस प्रस्ताव में क और ख 2 बातें थी। एक बात थी मनुष्यों का व्यापार, ट्रैफिक, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, है ना, जैसे वेश्या व्यवसाय में लाने के लिए महिलाओं को, बच्चियों को खरीदा जाता है तो उस पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव था। और दूसरा हिस्सा था उसका बेगार, बंधुआ मजदूर, मराठी में उसको वेड बेगार कहते हैं या अंग्रेजी में बॉन्डेड लेबर कहते हैं। बॉन्डेड लेबर जो एक प्रकार की गुलामी है, ऐसा प्रस्ताव में कहा गया है। इट इज स्लेवरी, इट इज स्लेवरी। और इस स्लेवरी को बैन करेंगे और इसको स्लेवरी को प्रतिबंधित करेंगे और जो इस प्रकार से व्यवहार करेगा, इस निषेधाज्ञा का जो भंग करेगा उसको आपराधिक दंड दिया जाएगा, अपराध माना जाएगा। यह प्रस्ताव सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रखा। और इसमें बॉन्डेड लेबर किसको कहा जाएगा इसकी व्याख्या की गई, बंधुआ मजदूर किसको कहा जाएगा इसको व्याख्या की गई, बेगार किसको कहा जाएगा इसकी व्याख्या की गई। इस पर श्री KM मुंशी द्वारा एक संशोधन रखा गया। KM मुंशी की बात हम लोगों ने पिछले भी की थी। KM मुंशी वह व्यक्ति है जो 1927 के से 1932 तक मुंबई मंत्रिमंडल में, मुंबई विधानसभा में मंत्रिमंडल में मंत्री थे और डॉक्टर आम्बेडकर से उनकी चर्चा हमेशा चलती रही थी। यह KM मुंशी संविधान मसौदा समिति के सदस्य भी थे। यह KM मुंशी बड़े व्यक्तित्व था, सदस्य भी थे। उन्होंने कहा कि मनुष्य की बिक्री का धंधा और बेगार तथा इसी तरह जबरदस्ती काम लेने की प्रथा संशोधन निषिद्ध करार दी जाती हैं और इस निषेधाज्ञा के विरुद्ध आचरण अपराध होगा। अर्थात यहाँ उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस आर्टिकल को, इस अनुच्छेद को सिंप्लीफाई करने का प्रयास किया और बेगार, बंधुआ मजदूर या मनुष्य के व्यापार के संबंध में जो व्याख्याएं थी वो व्याख्या ही निकाल दी इसमें से और बिना व्याख्या के यह प्रस्ताव रख दिया। बड़ा सिंपल सा प्रस्ताव उन्होंने बना दिया। डॉक्टर आम्बेडकर को इस पर आपत्ति थी।
डॉक्टर आम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आपत्ति नहीं की, डॉक्टर आम्बेडकर पर, आम्बेडकर को इस संशोधन पर आपत्ति थी। डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं कि मुंशी जी को ऐसा लगता है कि व्याख्या हटा देने के बाद भी स्टेट को, राज्य को नागरिकों से अनिवार्य सेवा लेने का अधिकार बना रहेगा। इसका मतलब यह है कि प्राइवेट लाइफ में यदि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बंधुआ मजदूर करके रखता है तो उस पर प्रतिबंध होना चाहिए, परंतु जरूरत के समय राज्य को नागरिकों से अनिवार्य सेवा लेने का अधिकार होना चाहिए। इसकी हामी डॉक्टर आम्बेडकर भरते हैं और इसके लिए कहते हैं कि व्याख्या निकाल देने के बाद भी मुंशी को लगता है कि राज्य को अनिवार्य सेवा लेने का अधिकार होगा। मुझे भय है, मुझे चिंता है कि ऐसा नहीं होगा, इसका परिणाम उल्टा होगा और व्याख्या के नहीं होने से राज्य को जरूरत के समय, आवश्यकता के समय अनिवार्य सेवा नागरिकों से लेने पर प्रतिबंध होगा। और विशेष तौर पर माननीय डॉक्टर आम्बेडकर चिंता व्यक्त करते हैं कि देश के संरक्षण की बात आती है और नागरिकों से अनिवार्य सैनिक सेवा लेने की बात आती है तो उसमें यदि व्याख्या न हो तो राज्य ऐसी सैनिक सेवा नहीं ले सकेंगे। और इसीलिए मैं जैसा अनुच्छेद रखा गया था, मूल प्रस्ताव था, वैसा ही कायम रखने का अनुरोध करता हूं और मुंशी जी के संशोधन का विरोध करता हूं। अभी मूल रूप में जैसा है वैसे ही दिया जाए। यहाँ पर चर्चा समाप्त नहीं हुई। इसमें अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर खड़े हो गए और उन्होंने मुंशी जी के संशोधन का समर्थन कर दिया। समर्थन के लिए उन्होंने अमेरिका के, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय का जिक्र कर दिया, संदर्भ दे दिया और उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार की व्याख्या के न होते हुए भी राज्य का अनिवार्य सैनिक सेवा लेने का अधिकार बरकरार रखा। तो क्या किया अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जी ने? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जी ने मुंशी जी के प्रस्ताव के समर्थन में अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय का संदर्भ दे दिया और कहा कि व्याख्या के न होते हुए भी सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य का अनिवार्य सैनिक सेवा नागरिकों से लेने का अधिकार कायम रखा है। डॉक्टर आम्बेडकर फिर हस्तक्षेप के लिए खड़े हो गए। अब ये हस्तक्षेप जो हो रहे थे यह सरदार पटेल की ओर से हो रहे थे। सरदार पटेल हस्तक्षेप नहीं कर रहे थे। डॉक्टर आम्बेडकर बड़े सम्मान के साथ, क्योंकि वो सीनियर थे, वह भी संविधान के ज्ञाता थे, बड़े सम्मान के साथ अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर को और संविधान सभा को संबोधित करते हुए कहते हैं, मिस्टर अल्लादी, मैंने भी वह निर्णय पढ़ा है। देखिए, मैंने भी वह निर्णय पढ़ा है, मुझे भी उस निर्णय की जानकारी है। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के हस्तक्षेप का विरोध करने के लिए उस निर्णय को जानना जरूरी था। यदि वह निर्णय कोई जानने वाला नहीं होता तो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के प्रस्ताव का प्रतिवाद नहीं कर सकता था। देखिए डॉक्टर आम्बेडकर, यह है चर्चा में हस्तक्षेप द्वारा डॉक्टर आम्बेडकर अपना योगदान दे रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि अपने आप को प्रस्तापित कर रहे, नहीं, अपना योगदान दे रहे हैं, जिसके चलते संविधान अधिक परिष्कृत हो, जिसके चलते संविधान अधिक परिपूर्ण होने के दिशा में मार्गक्रमण करे। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर को कहते हैं कि अल्लादी जी, मैंने भी वह निर्णय पढ़ा है। वह निर्णय एक मान्यता पर आधारित है।
अंग्रेजी में उसको हाइपोथेसिस कहते हैं, अंग्रेजी में उसको हाइपोथेसिस कहते हैं, मराठी में उसको गृहीतक कहते हैं। और इस हाइपोथेसिस पर यह निर्णय आधारित है, यह निर्णय इस पर आधारित है कि राज्य को अनिवार्य सैनिक सेवा लेने का अधिकार है। यह हाइपोथेसिस है, यह मान्यता है, यह गृहीतक है और इस पर वह निर्णय आधारित है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय इस मान्यता को मानेगा, इसकी क्या गारंटी है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय इस हाइपोथेसिस को स्वीकारेगा, इसकी क्या गारंटी है? इसकी कोई गारंटी नहीं है। और फिर यदि बिना व्याख्या के कोई व्यक्ति खड़ा हो गया और यह कह दे कि अनिवार्य सामाजिक सेवा राज्य द्वारा मांगी गई, अनिवार्य नागरिकों से मांगी गई अनिवार्य सामाजिक सेवा या अनिवार्य सैनिक सेवा बेकार है, यह बंधुआ मजदूर के ही तरह का सेवा है और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सही है, तो क्या होगा? राज्य को सैनिक सेवा नहीं मिल सकेगी अनिवार्य, राज्य को आपत्ति के समय में नागरिकों की अनिवार्य सेवा नहीं लेते आगे। इसीलिए मेरा अनुरोध है, अब थोड़ी सी स्ट्रेटेजी बदलते हैं, और इसीलिए मेरा अनुरोध है कि एक छोटी सी समिति बनाई जाए और उस समिति को यह विषय पुनर्विचार के लिए भेज दिया जाए। अभी मत निर्णय लीजिए, अभी अपने पास समय, पुनर्विचार के लिए भेज दिया जाए, चर्चा को फिलहाल रोक दिया जाए। अध्यक्ष कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर का जो सुझाव है, डॉक्टर अंबेडकर ने जो सूचित किया है, तो मैं यहाँ पर इस चर्चा को स्थगित करता हूँ और एक छोटी सी समिति इस पर विचार करे, ऐसा प्रस्ताव करता हूँ और यहाँ पर इस विषय पर मैं चर्चा को स्थगित करता हूँ। यह था संविधान सभा में समितियों के रिपोर्ट पर योगदान। समितियों में तो योगदान दिया ही, परंतु उसके साथ साथ जिस समिति में वह थे, उन समितियों के रिपोर्ट पर जब चर्चा होती थी, उसमें भी उन्होंने योगदान देकर संविधान सभा को एक दिशा देने का प्रयास किया, संविधान अधिक परिपूर्ण हो इसके लिए योगदान दिया। और इस प्रकार से समितियों के माध्यम से और उसी के साथ साथ समितियों के रिपोर्ट पर जो संविधान सभा में चर्चा हुई, उसके माध्यम से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने जो योगदान दिया, उसका परिणाम स्वरूप डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर मसौदा समिति में चले गए और उसी का फल यह हुआ कि डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। यहाँ पर इस विषय पर चर्चा को मैं समाप्त करूँगा। आपने सारे लोगों ने इसको जो रिस्पॉन्स अभी तक दिया, उसी प्रकार का रिस्पॉन्स इस व्याख्यान को भी देंगे, उसी प्रकार का प्रतिसाद इस व्याख्यान को भी देंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। अपनी ओर से समितियों में डॉक्टर अम्बेडकर का योगदान और संविधान सभा में चर्चा में डॉक्टर अम्बेडकर योगदान, इस विषय को न्याय देने का मैंने प्रयास किया है। बाकी आप न्यायाधीश हो, आप सोचिए। अगले रविवार का विषय होगा 3 जनवरी 2021 का विषय होगा नाबालिगों के धर्म परिवर्तन संबंधी चर्चा में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का योगदान। अगला विषय होगा नाबालिगों के धर्म परिवर्तन संबंधी चर्चा में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का योगदान। अगला व्याख्यान रविवार दिनांक 3 जनवरी 2021। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।